हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर और हम लोगों ने लेक्चर 1 अभी तक कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने लाइट के दो फेनोमेनन पढ़े थे, एक था आपका रिफ्लेक्शन और दूसरा था आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने ये देख लिया था कि जब कभी भी लाइट जो है वो किसी भी सरफेस पे इंसिडेंस करती है, अगर वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। जब कभी भी लाइट रे एयर से वाटर में जाए तो वो रिफ्रैक्शन होगा, एयर से ग्लास में जाए तो रिफ्रैक्शन होगा, या फिर एयर से या फिर वाटर से एयर में जाए या फिर ग्लास टू वाटर जाए, तो ये सब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हो रहा है तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को डिटेल में करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पढ़ा था। तो मैंने ये बताया था कि प्लेन मिरर में आखिर क्या होता है कि अगर एक प्लेन मिरर होता है उसमें जितनी दूर पर वो ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी उसका उतनी ही दूर पर फॉर्म होता है मिरर से। अगर ऑब्जेक्ट को अगर आपने 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो 5 मीटर बिहाइंड द प्लेन मिरर होगा। ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 3 फीट की है तो इमेज की भी फॉर्मेशन जो होगी उसकी भी हाइट 3 फीट की ही होगी। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर होता है, और साथ ही में ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट के इक्वल होता है प्लेन मिरर में। ठीक है। अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है ना। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कॉनकेव मिरर होता क्या है, इसके जो भी टर्मिनोलॉजी होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद स्लोली हम लोग इमेज फॉर्मेशंस की तरफ मूव करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कभी भी मान लीजिए ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, इसके आउटर सरफेस को हम लोग पॉलिश करते हैं। आउटर सरफेस को पॉलिश क्यों किया जाता है? ठीक है ना। आप प्लेन मिरर में भी देख लीजिए या फिर किसी भी मिरर में देख लीजिए। ठीक है ना। आपको हमेशा ये दिखाई देगा कि अगर आपने प्लेन मिरर को आउटर सरफेस जो इसका एक पार्ट होता है ना, जो मैंने पहले भी बनाया था कि प्लेन मिरर जब मैंने बनाया था तो ये वाला सरफेस मैंने पॉलिश किया था, और लाइट रे क्या हुआ था वहां पर कि सर लाइट रे आती थी, ऐसे टकराती थी और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाता था। अगर ये सरफेस पॉलिश नहीं होगा तो लाइट रे क्या होगा कि यहां से ये आएगी और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने लगेगी। ठीक है ना। तो ये यहां पर रिफ्लेक्शन होगा और यहां पर लाइट रे जो होगी वो इधर से उस पार चली जाएगी। जब ये लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होता है तभी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ये लाइट दिखाई देता है और तभी वो ऑब्जेक्ट अपना इमेज देख पाता है। मान लीजिए कि अगर आप एक मिरर के सामने में खड़े हैं और क्या हो रहा है कि मिरर का पिछले वाला सरफेस अगर पॉलिश्ड होता है तभी आप जब अपना मिरर में इमेज देखते हैं तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। क्या हो अगर वो सरफेस पॉलिश्ड ना हो तो? जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक नॉर्मल ग्लास ले लो या फिर एक जो ग्लास का जो शीशा आता है ना, या फिर ऑफिस या फिर बैंक ये सब में जाते होगे तो वो ग्लास डोर होता है, उसमें कभी अपना इमेज देखने की कोशिश करो। क्या होता है जब आप वहां पर बैठ करके इमेज देखने की कोशिश करते हो तो आपको अपना इमेज ब्लरी दिखाई देता है, पूरा क्लियर इमेज आपको नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी लाइट रे आती है वो ग्लास के सरफेस से टकरा के वापस बहुत कम लाइट आती है, ज्यादा की ज्यादा क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, दूसरे जगह चली जाती है, दूसरे मीडियम में। तो आपको जो पूरी लाइट जो आंख पर आकर के नहीं गिरती है, इसीलिए आपको कंप्लीट इमेज नहीं फॉर्म होता है। इसीलिए जितने भी मिरर होते हैं ना उसका एक सरफेस को हम लोग पॉलिश करते हैं ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन मिल सके। ठीक है ना। तो ये हो गया यहां पर से सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए जो भी लाइट रे, ठीक है ना, पैरेलल होती है कनकेव मिरर के लिए। ठीक है ना। जो भी लाइट रे जो होती है ना वो पैरेलल होती है। पैरेलल इन द सेंस कि वो लाइट रे पैरेलल होती है जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस से आ रही हो। जनरली उसको फिजिक्स में इन्फिनिटी कहा जाता है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होगा कि वो लाइट रे आपको सन से आ रही है। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि वो लाइट रे थोड़ी दूर से आ रही है। ठीक है ना। दूर इन द सेंस क्या हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर आपका क्लास ले रहा हूँ तो मान लो कि सामने में एक पेड़ है और वो पेड़ इतनी दूरी पे है कि मैं उसको देख भी नहीं पा रहा हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट मेरे लिए इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है ना।
वो ऑब्जेक्ट मेरे लिए इन्फिनिटी बन जाएगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और कोई एक बहुत दूर से कोई पर्सन जा रहा है, तो वो ऑब्जर्वर भी मेरे लिए इन्फिनिटी पे रखा रहेगा, वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है मेरे लिए। तो जो भी ऑब्जेक्ट मैं देख नहीं पा रहा हूँ वो थोड़ी दूरी पे है, तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, अगर वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जब कभी भी लाइट रे आती है, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट से, तो वो जनरली क्या होती है, वो पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि अगर वो लाइट रे पैरेलल गिरती है इस मिरर पे, तो क्या होता है, जैसे ही वो मिरर से टकराती है, मिरर से टकराने के बाद कॉनकेव मिरर का ये फीचर होता है कि जितने भी पैरेलल रेज आ रहे हैं ना, वो सबको वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। तो देखिए ये क्या करता है, सारे के सारे लाइट रे को एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ज कर देता है। इसी को हम लोग फोकस भी कहते हैं। मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है फोकस, क्या होता है, आपको सारे डिटेल्स में दूंगा। लेकिन अभी तक ये इतना याद रखना है कि जो भी लाइट रेज बहुत दूर से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि वो एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो जाती है। यही फीचर हम लोग यूज करते हैं डिश एंटीना में भी, क्योंकि डिश एंटीना का जो छतरी होता है ऐसा होता है। तो वहां पर भी क्या होता है, सन से लाइट रेज आती है, और सन से लाइट रेज आती है और वो क्या होता है, डिश एंटीना पर गिरती हैं, और गिरने के बाद वो क्या होता है, एक पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है ना। यही तो होता है। देखिए ये रहता है आपका डिश एंटीना, और यहाँ से ये इस तरीके से एक यहाँ पर ये ऐसे लगा होता है। तो अब क्या होता है, मान लीजिए कि लाइट रे जितनी भी आती हैं पैरेलल है, सन से आ रही हैं, सारी की सारी लाइट रे किससे आ रही हैं, सन से आ रही हैं, ठीक है ना। लाइट रे आती हैं, गिरती हैं, और ये यहाँ पर जाकर के कन्वर्ज होने लगती है। सारी की सारी लाइट रेज आती हैं और ये एक पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यही फीचर हम लोग यूज करते हैं, सेम यही कॉनकेव मिरर का फीचर यूज किया जाता है आपका डिश एंटीना में, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया कि जितनी भी लाइट रेज होती है ना, उसको ये क्या करता है कि कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, जिसके कारण से इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर को आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है वो देख लेते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ये होता है, ठीक है ना, इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है। तो जब कभी भी लाइट रेज यहाँ से आती हैं, तो ये क्या करता है कि जो भी लाइट रेज आ रही होती है ना, ये मिरर से टकराने के बाद ये क्या करता है, इसको इधर की तरफ मूव कर देता है, इसको ये इधर की तरफ मूव कर देता है। देखिए लाइट रे यहाँ पर आई, टकराई, और ये इधर फैल गई, ये क्या होता है, इधर फैल जाती हैं। इसी कारण से इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। ऑल्दो जब आगे में जब लाइट रे नहीं मीट कर रही है, मैंने प्लेन मिरर में बताया था कि अगर लाइट रे जब तक एक्चुअल इंटरसेक्शन या फिर इंटरसेक्शन नहीं होता है रिफ्लेक्टेड रे का, तब तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखिए आगे तो ये रे मिलने से रही, तो जब आप इसको पीछे अगर आप प्रोजेक्ट करते हो ना, तो ये लगता है कि ये इमेज जो है ना वो यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है, वर्चुअल इमेज है, एक्चुअली में नहीं फॉर्म्ड हो रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर को ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अभी इमेज फॉर्मेशन में भी। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि लाइट रे डाइवर्ज हो जाती है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। कॉनकेव मिरर में जितनी भी लाइट रेज होती है वो कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पे, इसलिए उसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। अब चलिए हम लोग जो है वो एक धीरे धीरे हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में जितनी भी उसकी टर्मिनोलॉजी है उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए कॉनकेव मिरर मान लीजिए ये रहा, ठीक है ना। इस कॉनकेव मिरर का एक सेंट्रल पॉइंट होगा जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, पोल, ठीक है ना। ये कॉनकेव मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट आप बोल दीजिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है ना। अच्छा, ये कॉनकेव मिरर जो होता है वो एक्चुअली में मैंने पढ़ाया भी था कि ये एक स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि ये एक स्फेरिकल मिरर का ये एक पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है तो इसका सेंटर भी कहीं ना कहीं होगा। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर होता है, ये क्या है, ये है आपका सेंटर किसका, इस स्फेरिकल मिरर का, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा,
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई जो एक लाइन जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई जो लाइन जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझ लीजिए। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई जो लाइन जाती है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, वो सेंटर होता है इस स्फीयर का, जिसका एक ये मिरर जो है ना बस एक पार्ट है। ठीक है ना, पोल जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है इस मिरर का। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं, अब हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है ना, अब चलिए, अब ये हो गया आपको टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना, ये आपका टर्मिनोलॉजी हो गया जो भी हम लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा इमेज जो भी इसमें प्लेन मिरर जो भी ये कॉन्केव मिरर में जो भी डिस्टेंस लिया जाता है वो डिस्टेंस भी हम लोग धीरे धीरे समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है ना, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। ठीक है ना, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ और डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। सिमिलरली पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। जाहिर सी बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी, सेंटर से कोई भी पॉइंट अगर आप एक स्फीयर पे लेते हो वो क्या बनता है, अगर कोई भी सेंटर से एक पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो जो कि आपका स्फीयर पे है तो वो डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है ना, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। ठीक है, अच्छा और यहां पर कुछ और बात समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि मैंने बताया है कि फोकस जो होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। तो जाहिर सी बात है कि फोकस जो होता है ना वो मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। तो जब कभी भी आप आगे इमेज डायग्राम ये सब बनाइएगा तो ये दिमाग में रखिएगा कि जितना ये डिस्टेंस ले रहे हो ना वही इतना ये भी डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो एक्यूरेट फॉर्म होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस का क्या है, हाफ है, मतलब ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं एक रिलेशनशिप, क्या लिख सकते हैं कि रेडियस जो होगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा फोकल लेंथ के। तो r इज इक्वल टू 2f लिख सकते हैं या फिर f इज इक्वल टू r/2 भी बोल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होता है। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है कैसे हम लोगों ने किया कि सर ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इसके दोगुना के बराबर होता है, फोकल लेंथ के ट्वाइस के बराबर होता है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर के हाफ के बराबर होता है। ये आपका एक पहला फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, इसको आप कर लीजिए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे रूल्स देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशंस के रूल क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन करने से पहले आप कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपका रूल्स। ठीक है ना, कि इमेज फॉर्मेशन का क्या क्या रूल्स होगा। ठीक है ना, तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना, रूल्स क्या क्या होंगे इमेज फॉर्मेशन के वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला रूल ये है जो हम लोगों ने पर भी रखा है, क्या पर रखा है कि जो भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना, जो भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है ना, तो ये लिख लीजिए। ठीक है ना, कि लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, light rays parallel to principal axis after reflection it will pass through focus.
मतलब ये हुआ कि सर अगर कोई भी लाइट रे अगर मैंने यहाँ पर से ड्रॉ करा, ठीक है ना, अगर मान लीजिए ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो लाइट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना, लाइट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब ये रिफ्लेक्शन करेगी मिरर से, जब ये स्ट्राइक करेगी मिरर को, उसके बाद इसको कहाँ से पास करना है, उसके बाद इसको एक पॉइंट से पास करना है जो कि आपका फोकस होगा, ठीक है ना। तो ये जहां से भी पास करेगी वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। मतलब लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है ना। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट करते हैं, ठीक है ना। अब इसका उल्टा, ठीक है ना, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी लाइट रे पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेंगी। इसका उल्टा क्या होगा, जो भी लाइट रे फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका दूसरा हम लोग ये लिखेंगे, लाइट रेज पासिंग थ्रू फोकस will become parallel to principal axis। बिल्कुल इजी है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर ये कोई मिरर है, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो भी लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो भी लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगी, वो पास करेगी आपको फोकस से, ठीक है ना। यही अभी पढ़ा था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी लाइट रे फोकस से पास करेगी, जो भी लाइट रे फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, मिरर के पैरेलल हो जाएगी। उल्टा पहला केस ये था कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल ये है कि जो भी लाइट रे फोकस से पास करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए तो ये पहला और दूसरा तो एकदम अच्छे हैं, एकदम सिमिलर है, तो वो समझ में आ गया होगा। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है, ठीक है ना। तीसरा देख लेते हैं कि तीसरा रूल क्या होगा। तीसरा रूल ये होता है कि सर जो भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ठीक है ना, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो लाइट रे अपना रे रिट्रेस कर लेगी, मतलब जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में वो वापस आ जाएगी। मतलब लाइट रेज passing through center of curvature, passing through center of curvature will retrace its path, retraces its path। मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए कि ये मिरर है और ये आपका फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना, ये वाला सरफेस बाहर का पॉलिश्ड है, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लेते हैं कि लाइट रे को मैंने अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, ठीक है ना, तो ये जनरली 90 डिग्री पर गिरता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिस लाइट रे अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस मिरर को टकराने के बाद ये वापस चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, होना भी यही चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसी को कहते हैं। आप यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन का लॉ अगर मैं पढ़ता हूँ तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर भी होता है। तो मान लीजिए कि अगर ये सरफेस है, ठीक है ना, अगर ये सरफेस है तो मान लेते हैं लाइट रे को मैंने इस सरफेस के परपेंडिकुलरली इस बार गिराया है, ठीक है ना। तो अगर मैंने इस लाइट रे को परपेंडिकुलरली गिराया है तो अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया कि लाइट रे को अगर आपने किसी भी सरफेस पे नॉर्मली गिराया तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। मैंने सिर्फ बोला कि लाइट रे जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली गिराया गया है। जाहिर सी बात है नॉर्मल भी जो होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है।
नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि लाइट रे भी ऐसे ही गिर रही है, नॉर्मल भी ऐसे ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, जो कि 0 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे इंसिडेंट रे भी ऐसे ही गिरा है और नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर पहले ही से होता है सरफेस के, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करोगे तो क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी 0 ही डिग्री होगा। मतलब कि लाइट रे जिस डायरेक्शन में आई है टकरा करके उसी डायरेक्शन में ये चली भी जाएगी। यही हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि लाइट रे अगर कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए ये भी हो गया हमारा तीसरा लॉ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लास्ट जो रूल होता है वो इमेज डायग्राम का वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट जो होगा वो फोर्थ वाला क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे, ठीक है ना, अगर कोई भी लाइट, अगर मान लेते हैं कि फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी लाइट रे जो है ना, अगर वो पोल पर डायरेक्ट इंसिडेंट होती है, ठीक है ना, अगर कोई भी लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जाहिर सी बात है कि ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। तो ये जिस एंगल पर इंसिडेंट करेगी उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये जिस एंगल पर ये इंसिडेंट करेगी उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। यहाँ पर ये क्या फॉलो करता है, यहाँ पर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो लाइट रे falling on principal axis, falling on pole will follow laws of reflection, ठीक है ना। तो ये आपका 4 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ध्यान से समझिएगा, ये चारों के चारों पॉइंट जो होंगे ना, यही आपको यूज करने हैं। कोई भी इमेज डायग्राम अगर आपको बनाना होगा ना, तो किसी भी इमेज डायग्राम को फॉर्म करने में यही चारों के चारों रूल्स आपको यूज करने हैं। कोई भी 2 रूल यूज करो और 2 इमेज ऑब्टेन कर लो, ठीक है ना। और उससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा इमेज डायग्राम क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने 4 रूल जो है इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या पढ़े हैं। पहला रूल हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो भी लाइट रे पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेंगी, फोकस से। दूसरा ये पढ़ा है कि अगर लाइट रे फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, ठीक है ना। और चौथा और लास्ट वाला हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो भी लाइट रे पोल पर गिरती है तो वो जितने एंगल से गिरेगी उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इन चारों का यूज करके हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन को आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए इमेज फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है और साथ में मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा इमेज फॉर्मेशन जो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बस पहला और दूसरा जो होगा ना, बस उसमें आपको पेशेंस रखना है, बाकी के सारे आप ऐसे ही दिमाग में बैठा लोगे, ठीक है। चलिए तो पहला केस में हम लोग जो है ना इमेज को कहां पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, एट इंफिनिटी रखते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, इंफिनिटी पे रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये आपका फोकस रहेगा और इतनी ही दूरी पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फॉर्म करना है, ठीक है ना। और ये रहा आपका पोल, आउटर सरफेस पॉलिश्ड,
ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी क्या है सर, वो चीज है जो कि बहुत ही दूर रखी हुई है ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखें, इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि जहां से लाइट आ रही है, लाइट कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने अभी जो हम लोगों ने पहला जो रूल पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि पहला रूल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर लाइट रे जो है ना, अगर वो बहुत ही दूर से आ रही है, अगर लाइट रे जो है ना वो बहुत ही दूर से आ रही है, तो क्या होता है कि वो पैरेलल मानी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो भी लाइट रे जो होती है ना वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास करती हैं, फोकस से पास करती हैं, ठीक है ना। तो जो भी लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करती हैं, ठीक है ना। तो ये फोकस से पास करती हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जहां कहीं पर भी रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो दोनों ब्लू वाली जो लाइट है ना, ये दोनों के दोनों लाइट क्या है, इंसिडेंट रे हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों लाइट कैसे हैं, इंसिडेंट रे हैं। तो इंसिडेंट रे जहां से आती है ना, इंसिडेंट रे के कारण आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे के कारण आपको इमेज मिलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो क्या मैं इन दोनों को बोल दूं, ये एक्चुअली में इमेज का डायग्राम नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इमेज का डायग्राम बस इतना ही दूर तक था। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों के दोनों लाइट रे जो है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, है कि नहीं है। और रिफ्लेक्टेड रे जहां पर भी इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज इसका कहां पर फॉर्म हो रहा है, फोकस पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। आपको नेचर ऑफ इमेज लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। अब देखिए नेचर ऑफ इमेज हम लोग कैसे लिखते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, पहली बात कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी से आ रहा है, तो इमेज आपका कहां पर फॉर्म हो रहा है, फोकस पे फॉर्म हो रहा है। तो इमेज मिरर के सामने में फॉर्म हो रहा है, तो हाँ, तो अगर इमेज मिरर के सामने में फॉर्म हो रहा है तो वो रियल होता है। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि अगर इमेज का फॉर्मेशन जो है वो रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण हो रहा है, देखिए यहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो इमेज कैसा देता है, रियल देता है, ठीक है ना। ये इमेज रियल है। और जितने भी रियल इमेज होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। ये अभी यहाँ पर बहुत ही छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। आगे के केस में आपको दिखेगा कि जितने भी रियल इमेज है वो सारे के सारे इन्वर्टेड ही होंगे, ठीक है ना। तीसरा में क्या बोलिएगा कि इमेज जो फॉर्म हुआ है वो बहुत ही छोटा फॉर्म हुआ है, मतलब ये पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हुआ है। इमेज जो आपका फॉर्म हुआ है वो कैसा फॉर्म हुआ है, पॉइंट साइज्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था। अब देखिए, अब मैं यहीं से आपको इस पूरे इमेज डायग्राम का धीरे धीरे लॉजिक बताता जाता हूं, ठीक है। लॉजिक ये होगा कि सर जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां पर फॉर्म हुआ, देखिए इसको ऐसे समझिएगा कि ये जो है ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ब्लू वाला जो मेरा मार्कर है ये ऑब्जेक्ट है, और ये ब्लैक वाला मार्कर जो है मेरा वो इमेज है, ठीक है ना। तो अब ऑब्जेक्ट पहले केस में कहां पर रखा मैंने, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां पर फॉर्म हुआ, फोकस पे। अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लाना है। तो अब जब ऑब्जेक्ट धीरे से आगे आएगा तो ये कहां पे आएगा, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज जो होगा वो पीछे जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। आगे वाले केस में जब ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी पीछे जाएगा और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट केस में जब आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज जो होगा वो कहां पर फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। जब आप ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर के आएंगे, फोकस पे रखेंगे, तो इमेज आपका कहां पर फॉर्म हो जाएगा, इंफिनिटी पे। तो इस तरीके से आपको चलना है, मतलब ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लेकर के आना है और इमेज को धीरे धीरे पीछे करते जाना है, ठीक है ना। तो इस केस में आपके सारे के सारे इमेज मिल जाएंगे। दूसरा, अभी देखिए ऑब्जेक्ट जो है ना वो इंफिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज जो मिल रहा है मेरा वो कैसा मिल रहा है, पॉइंट साइज का मिल रहा है। जब आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेकर के आएंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां जाएगा, सर पीछे जाएगा,
ठीक है ना। तो ये कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म होगा, और साथ ही में अभी बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज है, उस समय इमेज का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा। जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहां पर फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा। तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी उतनी ही इमेज की भी हाइट हो जाएगी। फिर आप इसको अगर थोड़ा सा और आगे करके लेके जाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज थोड़ा पीछे जाएगा। अब इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट के हाइट से थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे ही आप उसको ऑब्जेक्ट को फोकस पर लेकर के आएंगे तो इमेज जो होगा वो आपका कहां पर फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, और अब वो बहुत ही बड़ा हो चुका होगा। मतलब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को ना मिरर के पास लेते आएंगे, इमेज क्या होगा, वैसे वैसे मिरर से दूर जाएगा और साथ ही साथ बड़ा फॉर्म होते जाएगा। इसी बात को दिमाग में रखिएगा और हम लोग आगे के सारे केसेस कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले केस में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था। अब हम लोग कहां पे रखेंगे, अब बताइए इन्फिनिटी के बाद कहां पे रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, बताइए इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है ना। ये हो गया आपका दूसरा केस। मतलब जब कभी भी ऑब्जेक्ट को जो है हम कहां पे रख देते हैं, फोकस, और इतनी ही दूर पे आपका क्या फॉर्म होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट को अब हम कहां पे रख चुके हैं, पहले केस में इन्फिनिटी पे रखा था, अब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम लोग रख रहे हैं। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी आप रख दीजिए, ठीक है ना। तो पहला, आप हम लोगों के पास 4 रूल थे, ठीक है ना। 4 रूल थे, क्या थे कि 4 रूल में से आप कोई भी 2 रूल का यूज करके आप इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर पहला रूल फॉर्म किया, पहला रूल की मदद से मैंने एक लाइट रे ड्रॉ किया, जो कि क्या था, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। मतलब जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से पास करेगी। पहला रूल यूज कर लिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मैं कोई भी जो बचे हुए जो भी 4 रूल है उसमें से कोई भी 2 यूज करके आपको इमेज फॉर्म करना है। मैं जो है वो अब तीसरा वाला यूज कर लेता हूं, ठीक है ना। तीसरा वाला मुझे ज्यादा इजी लगता है। क्यों? क्योंकि सर यहां से ऑब्जेक्ट से एक डायरेक्ट एक लाइट रे आपको पास करनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो जाके मिरर को टच करेगी, और यहां पर जैसे ही वो इंसिडेंट करेगी वो फिर से लाइट रे अगर मान लीजिए ऐसे आई थी तो ये वापस ऐसे ही चली जाएगी, है कि नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ ये कहां पर फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है ना। इमेज आपका जहां पर भी लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा यहां पर ये सीधा है, लेकिन इमेज इसका क्या हो रहा है, उल्टा फॉर्म हो रहा है, देख लीजिए, ठीक है ना। और मैंने बोला भी था कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेते आएंगे, इमेज क्या होगा, पहले केस में इन्फिनिटी पर फोकस में बना था, अब जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया तो इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में आप अगर इसका नेचर ऑफ इमेज लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इमेज, पहली बात कि जो भी हो रहा है वो एक्चुअल, ये दोनों के दोनों लाइट रे जो है रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तभी तो इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया इमेज आपका रियल हो गया, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिरर के सामने में फॉर्म हो रहा है तो इसलिए ये रियल है, ठीक है ना। और इमेज देखिए कैसा है, इन्वर्टेड है। मैंने बोला था कि जितने भी रियल इमेज होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा में क्या बोलिएगा, तीसरा में मैं ये बोलूंगा कि ये जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहां पर फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है ना। कहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म हो रहा है। और चौथा केस में ये लिखिएगा कि देखिए ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, तो क्या लिखिएगा कि इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं है।
ठीक है। और ये मैंने आपको बताया भी था कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास में लेकर के आओगे क्या होगा, इमेज की साइज भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे फॉर्म जो हुआ था वो कैसा था, बहुत ही छोटा सा था, पॉइंट साइज का था। लेकिन जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो इमेज की साइज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। अब मैं एक डायग्राम यहाँ पर ही भी बनाऊंगा ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए, ठीक है ना। चलिए, जब ऑब्जेक्ट अब कहां पे रहेगा, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके आओगे तो कहां पे लेके आओगे, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर डायरेक्ट सी ही लिख दो, ठीक है ना। पहले कहा था इन्फिनिटी पे, उसके बाद इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, अब थोड़ा और आगे करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इमेज कहां पर फॉर्म होगा, इमेज थोड़ा और पीछे जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका इमेज फॉर्म होगा। तो देख लेते हैं, ठीक है ना। ये मान लेते हैं पोल हुआ, ये पॉलिश सरफेस हुआ, ठीक है ना। अब देखिए यहां से इतनी दूर पर मैंने फोकस बनाया तो इतनी ही दूरी पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है ना। तो अब देखिए कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो हमको कोई भी दो रूल यूज करना है, कोई भी दो रूल यूज करना है। तो मैंने पहला रूल यूज किया कि व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करती है, फोकस से। एक तो ये निकल के आ गया। दूसरा मैं यहां पर से यूज कर लूंगा क्या कि सर लाइट रे जो भी पैरेलल जाती है, जो भी लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करती है। और दूसरा मैं ये क्या यूज करूंगा कि जो भी लाइट रे फोकस से पास होती हैं, ठीक है ना, जो भी लाइट रे फोकस से पास होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल बन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या सही है, ठीक है। तो जो भी लाइट रे फोकस से पास होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा कि वो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, है कि नहीं है। तो देख लीजिए ये यही होगा। और इसका इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है, इसका इमेज फॉर्म हो रहा है फोकस, इसका इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और साथ में ही देख लीजिए मैंने बोला भी था कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज का साइज छोट हो चुकी था, पॉइंट साइज था। ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया तो इमेज का साइज थोड़ा सा बढ़ा। जब आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तो इमेज का साइज और इतना बढ़ गया कि वो अब ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर आ चुका हुआ है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पहली बात कि यहां पर मिरर, यहां पर इंटरसेक्टिंग जो है रिफ्लेक्टेड रे की एक्चुअली में हो रही है, या फिर ये मिरर के सामने में फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग रियल बोलेंगे। और रियल है, और साथ में देख लीजिए कि ये कैसा है, इन्वर्टेड भी है, उल्टा इमेज फॉर्म हो रहा है, हाँ या ना। ऑब्जेक्ट सीधा ऐसे रखा हुआ है, इमेज उल्टा फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए ये इन्वर्टेड होगा। इसलिए मैंने बोला भी था कि रियल इमेज ज्यादातर रियल इमेज इन्वर्टेड ही होती है, ठीक है ना। तीसरा क्या बोलिएगा कि कहां पर फॉर्म हो रहा है, एट सी पर फॉर्म्ड इमेज फॉर्म हो रहा है। और चौथा में क्या लिखिएगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी लिखिएगा। इमेज जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के बराबर की ही है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा यहाँ पर इमेज का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब देख लीजिए नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे कि सर जब नेक्स्ट केस में ना आप ऑब्जेक्ट को जब थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का मतलब अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हो, जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दोगे, कहां पे रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दोगे, तो जाहिर सी बात है इमेज अब और पीछे चला जाएगा। कहां पे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में फॉर्म होगा। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, आइए। तो ये अब थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाओगे इमेज थोड़ा थोड़ा पीछे जाएगा और साइज बड़ा होते जाएगा। अभी तक तो सेम साइज का था, आगे में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट से बड़ा फॉर्म्ड होगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया था, सी पे रख दिया था। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, ये होगा पोल, ठीक है ना, आउटर सरफेस पॉलिश्ड, ठीक है ना। ये इतनी दूरी पर ये फोकस बना तो इतनी ही दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा,
ठीक है ना। चलिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, मतलब यहाँ पर मैंने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है ना। अब देखिए, हमको कोई भी दो रे डायग्राम का जो हमको यूज करना है, तो पहला मैंने यूज किया लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है ना। दूसरा मैं क्या यूज कर रहा हूं कि लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है ना, विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो इसका इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है, इसका इमेज यहां पर फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसलिए नेचर ऑफ इमेज में क्या बोलोगे कि ये रियल है। इमेज जो है आपका उल्टा फॉर्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, ये इन्वर्टेड है, ठीक है ना। और तीसरा में क्या बोलोगे कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। देखो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में फॉर्म हो रहा है। और चौथा में क्या लिखोगे, लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से अब बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फोर्थ केस। फिफ्थ केस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। कहां पर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, तो जब और आगे बढ़ाओगे तो कहां पर रख दोगे, ऑब्जेक्ट को अब आप रख दोगे फोकस पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है ना। तो चलिए, मैंने ऑब्जेक्ट को अब कहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को अब मैंने रख दिया फोकस पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पोल और ये दूरी हो गई फोकस, और यहां पर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया फोकस पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को जब आप फोकस पे रखेंगे तो कोई भी दो लाइट रेज का यूज करना है कि लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरा कि लाइट रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो यहां से ये इस पर गिरी, ये ऐसे गई और ये उसी डायरेक्शन में ये वापस अभी आ गई, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये लाइट रे कहीं मिल ही नहीं रहा है, ये लाइट रे जो है ना वो कहीं जाकर के मिलेगा भी तो कहां पर मिलेगा, ये लाइट रे आपको इंफिनिटी पे जाकर के मिलेगा, ठीक है ना। ये लाइट रे जो है, ये लाइट रे जो है ना वो जहां पर भी मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, इंफिनिटी पे जाकर के यहां पर ये मिल रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए ना, लाइट रे पैरेलल है, लाइट रेज दीज आर पैरेलल रेज, ठीक है ना। तो ये लाइट रे क्या हो रहे हैं, ये लाइट रे आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये कहां पर जाकर के मिलेगा, इंफिनिटी पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक कॉन्केव मिरर, ठीक है ना, ठीक है। और ये हो गया आपका पोल, यहां पर मान लीजिए कि मैंने फोकस बना दिया, तो यहां पर इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, पोल फोकस पे रखा है। अब तो जब लाइट रे यहां से जाएगी, ठीक है ना, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो एक तो लाइट रे ये होगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी लाइट रे क्या हो सकती है कि दूसरी लाइट रे आप कोई भी यूज कर लो, अगर आप चाहते हो तो ये वाला पोल से भी पास करवा करके आप यूज कर सकते हो, या फिर इसको फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवा के आप यूज कर सकते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को बढ़ाने के लिए मैंने इसका थोड़ा सा अपर्चर बढ़ा दिया है। अब देखिए लाइट रे जो है ना, यहां से ठीक है ना, ये देखिए लाइट रे जो है ना, ये कहीं पर इस तरीके से ये मिलती जा रही है। ये लाइट रे आपस में पैरेलल होंगी। अगर ये लाइट रे पैरेलल होंगी तो ये कहां पर जाकर के मीट करेगा, ये कहीं पर भी इंफिनिटी पर जाकर के ये लाइट रे मीट कर रहा होगा। और उस केस में जो आपका इमेज जो फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, ये कहीं पर इंफिनिटी पर जाकर इस तरीके से मिलेगी, और ये इमेज जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही बड़ा फॉर्म्ड होगा, हाईली इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म्ड होगा। क्योंकि ये इमेज यहाँ पर नहीं मिल रही है, बहुत ही दूर जाकर के मिलेगी, इसलिए डॉटेड लाइन दिखाया हुआ है जो कि बता रहा है कि इमेज बहुत ही दूरी पर जाकर के मिल रही है। अगर हम इसका नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे कि पहली बात, इमेज जो फॉर्म्ड होगा वो मिरर के सामने फॉर्म्ड होगा तो रियल होगा। दूसरा में क्या लिखेंगे कि इमेज जो फॉर्म्ड होगा वो इन्वर्टेड फॉर्म्ड होगा, ठीक है ना।
तीसरा में क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म होगा एट इंफिनिटी पे, ठीक है ना। और चौथा क्या लिखेंगे, चौथा लिखेंगे कि हाईली इनलार्ज, मतलब बहुत ही बड़ा फॉर्म होगा, हाईली इनलार्ज। देख लीजिए एकदम वही चीज रिपीट हुई है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फॉर्म हुआ था फोकस पे, अब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है, इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा कि वाइस वर्सा रूल फॉलो होता है यहाँ पे। अब हम लोग जो है कॉन्केव मिरर का ये सारा चीज हम लोग देख चुके हुए हैं। इन सारे पांचों केसेज में जो भी इमेज आपका फॉर्म होता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होता है। अब एक लास्ट वाला केस जो है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट वाला केस जो है वो हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट जो है, अब फोकस पे हम लोग रख चुके हुए हैं, अब हम लोग को कहां पे रखना होगा, ऑब्जेक्ट को रखना होगा फोकस से आगे, मतलब कि पोल और फोकस के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट को आपने कहां पे रख दिया, पोल और फोकस के बीच में। ये पोल रहा, आउटर सरफेस सिल्वरी पॉलिश्ड, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को अब आपने कहां पे रखा है, पोल और फोकस के बीच में, मतलब यहां पर कहीं पर रखा है, ठीक है ना। अब देखिए पहला रूल, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है ना। दूसरा रूल कि लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, विल गो लाइक दिस। अब देखिए अगर आप यहां से ध्यान से समझेंगे ना तो ये लाइट रे आगे मीट नहीं कर रही है, लाइट रे ऐसे फैलती जा रही है, ये डाइवर्ज हो रही है लाइट रे, ये आगे में मीट नहीं करेंगी, ठीक है ना। जब कभी भी आप इसको बना रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि लाइट रे यहां से ये इस तरीके से डाइवर्ज होती हुई जा रही है, ठीक है ना, ये लाइट रे यहां से डाइवर्ज होती हुई जा रही है, ठीक है ना। और इधर में अगर आप देखिएगा तो ये क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये कहीं कुछ इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये लाइट रे जो है आगे कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि ये आगे डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसी कारण से आगे में इनका इंटरसेक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जब कभी भी लाइट रे मिरर के सामने में नहीं फॉर्म हो रही होती हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ इलोंगेट करते हैं। तो हमने इस लाइट रेज को थोड़ा सा पीछे की तरफ इलोंगेट किया। जब हम लोगों ने पीछे की तरफ इलोंगेट किया तो हमको क्या पता चला कि इसका इमेज जो है ना वो कुछ यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर मिल रहा है। अब हम लोग अगर इसका नेचर ऑफ इमेज देखेंगे तो पहले क्या देखेंगे कि ये वर्चुअल होगा। क्यों वर्चुअल होगा, क्योंकि लाइट रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं की है, ठीक है ना। जब आपने इसको पीछे की तरफ मूव किया है तब आपको वो जाकर के इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई दी है, या फिर मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है, इसलिए वर्चुअल है, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज जो होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है ना। तो ये इरेक्ट हो रहा है, देखिए जिस तरीके का ऑब्जेक्ट है उसी तरीके का इमेज भी उसी, मतलब आपको एकदम सेम टू सेम इमेज दिखेगा, ठीक है ना। जैसे कि प्लेन मिरर में होता था, प्लेन मिरर में क्या होता था, इमेज जो आपका वर्चुअल फॉर्म होता था, इसीलिए जब भी आप मिरर के सामने में खड़े होते थे आपका इमेज भी सीधा ही दिखता था, आप उल्टे मिरर में नहीं दिखाई देते थे, है कि नहीं है। तो यहां पर भी इमेज जो होगा वो क्या होगा, सीधा फॉर्म होगा। तीसरा क्या लिखोगे, बिहाइंड द मिरर, इमेज जो है वो कहां पर फॉर्म हो रहा है, मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और चौथा में आप क्या लिखोगे, इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो रहा है, इनलार्ज्ड हो रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, इनलार्ज्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के सारे 6 के 6 पोजीशंस, जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको इमेज ऑब्टेंड होता है। जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां पर फॉर्म होता है, फोकस पे। मतलब ये दिमाग में रखिएगा, जो भी अभी आज मैंने पढ़ाया भी था, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को, अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को अगर आप मिरर के क्लोज लेकर के आओगे तो यहां से इमेज जो होगा वो कहां पर जाएगा, मिरर से थोड़ा दूर जाता है, और साथ ही में उसकी साइज जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती भी जाती है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका कॉन्केव मिरर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और साथ ही में जो भी रूल्स हैं, ठीक है ना, जो भी रूल्स यूज होंगे आपको डिस्टेंस के, जिसका कि हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला में, वो भी हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3।